जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां तटरक्षक बल वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। यानी कि तटरक्षक बल का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और यह इसका 5वां संस्करण होगा। यानी 2027 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। फरवरी 2027 में ये आयोजित होने जा रहा है और भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती भी 2027 में ही मनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना। दोस्तों, जो चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 था, ये रोम इटली में आयोजित किया गया था। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 फरवरी 1977 में हुई थी। इसका काम है भारत के तटीय क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना। वर्तमान में इसके डीजी हैं यानी महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वयम रक्षामः इसका आदर्श वाक्य है। और याद रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो एपेक शिखर सम्मेलन 2026 चाइना में, कॉप 31 2026 का आयोजन तुर्की में, G20 शिखर सम्मेलन 2026 अमेरिका में होना है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की में, ग्लोबल विंग कैडस समिट 2026 भारत में, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2026 केन्या में और 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित हो चुका है और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत यात्रा पर आने वाले जापान के रक्षा मंत्री कौन है? यानी हाल ही में जो जापान के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं वो कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों शिंजिरो कोइजुमी। तो शिंजिरो कोइजुमी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। 19 से 21 अगस्त तक उनकी यात्रा रहेगी। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई और अधिकारियों से बातचीत की है और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और जापान के बीच जो रक्षा सहयोग है उसकी समीक्षा करना। इस यात्रा के दौरान डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्री और समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस साल यानी कि 2026 के अंत में जो भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता होने जा रही है उससे जुड़ी हुई चर्चा भी हो सकती है। अब ये जो 2+2 वार्ता होती है ये क्या होती है? तो 2+2 वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे और जापान की तरफ से भी उस देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, तो इस वार्ता को 2+2 वार्ता बोला जाता है। जापान की बात करें तो टोक्यो इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा है इसकी जापानी एन यहाँ की करेंसी है। साने ताकाइची यहाँ की प्रधानमंत्री हैं और जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशू। यहाँ पर आप जापान को देख सकते हैं। अब हम कुछ विदेशी नेताओं की भारत यात्रा देखते हैं। तो मार्च 26 में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आए थे और फरवरी 2026 में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी आए थे और फरवरी में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी आए थे। फरवरी में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा आए थे और फरवरी में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी भी आए थे और जनवरी में 2026 में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आए थे और जनवरी 2026 में यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, ये भारत की यात्रा पर आई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ये दोनों हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि भी थे। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बाह्य ग्रह की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा GJ 523b की।
तो दोस्तों हाल ही में एक मेगा अर्थ बाह्य ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है GJ523b। तो इसकी जो त्रिज्या है यह पृथ्वी से लगभग 2.55 गुना है। इसका द्रव्यमान 23.5 पृथ्वी द्रव्यमान है। इसका घनत्व लगभग 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दो शब्द आए थे, मेगा अर्थ और बाह्य ग्रह। अब इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं। तो मेगा अर्थ का जो मतलब होता है ऐसे चट्टानी बाह्य ग्रह जिनकी त्रिज्या कम से कम 2.1 पृथ्वी त्रिज्या और घनत्व कम से कम 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, तो उन्हें मेगा अर्थ बोला जाता है। ठीक है। बाह्य ग्रह किसे बोला जाता है? तो ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। यानी कि हमारे सौर मंडल से बाहर अगर कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो उसे बाह्य ग्रह बोला जाता है या एक्सोप्लैनेट्स बोला जाता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिस्कस करते हैं। तो ये जो GJ523b नामक बाह्य ग्रह खोजा गया है यह अपने तारे की परिक्रमा 17.75 दिनों में पूरी करता है और इसका जो तापमान है वो लगभग 538 केल्विन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा RK-251 नामक दवा विकसित की गई है। इसका इस्तेमाल निम्न में से किसके उपचार में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कैंसर। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा RK-251 नामक कैंसर की दवा विकसित की गई है और इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाएगा। इसमें जो प्रमुख संस्थान काम कर रहे हैं उसमें IAST असम और IIT गुवाहाटी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें RK-251 की तो यह एक प्रो ड्रग के रूप में विकसित की गई है, यानी कि पहले से दी जाने वाली एक ड्रग होगी। यानी कि कैंसर के समय नहीं, उसके पहले दी जाने वाली एक ड्रग है। यह स्वस्थ ऊतकों को निष्क्रिय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा RK-251 नामक दवा डेवलप की गई है। इसका इस्तेमाल निम्न में से किसके उपचार में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कैंसर। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने हाल ही में RK-251 नामक कैंसर की दवा डेवलप की है और ये काम किया है भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा। इसमें IAST असम और IIT गुवाहाटी काम कर रहे हैं। दोस्तों यह जो ड्रग डेवलप की गई है यह एक प्रो ड्रग है। ठीक है। यानी कि इसे प्रो ड्रग के रूप में डेवलप किया गया है। तो यह क्या काम करती है कि जो हमारे शरीर के स्वस्थ ऊतक होंगे उनमें निष्क्रिय रहती है और जब ये सक्रिय हो जाएगी तो ये कैंसर रोधी यौगिक को छोड़ती है। यानी कि कैंसर से बचाने का जो यौगिक है वो छोड़ती है शरीर में। और अभी यह मानव क्लिनिकल ट्रायल में नहीं पहुंची है, आगे इसमें ट्रायल होंगे, बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP पार्टी से हैं। इन्हें 255 वोट मिले हैं और इनके प्रतिद्वंदी थे कर्नल ओली अहमद। दोस्तों BNP के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महासचिव रहे हैं फखरुल इस्लाम, और वो इससे पहले कृषि मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है, टका यहाँ की करेंसी है, तारिक रहमान PM है और 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता मिली थी। विजय दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 16 दिसंबर को, और यहाँ की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर की। और भारत की वो कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने की है। तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक 20 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी
और ये तमिलनाडु के कोवलम जो कि महाबलीपुरम के पास है वहाँ पर आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने की थी और इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुदुचेरी के सीएम शामिल हुए थे। इस बैठक में नदी जल बंटवारा, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कावेरी विवाद, कृष्णा विवाद और मेकेदातु बांध और मुल्ला पेरियार बांध, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। परिसीमन और लोकसभा की सीटों की संख्या से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों, कर्नाटक ने ये कहा है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की 543 सीटें बनाए रखने का प्रस्ताव रखने का भी आग्रह किया है। यानी कि कर्नाटक सरकार ने ये कहा है कि लोकसभा में 543 सीटें ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं इस बैठक में उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर कहाँ प्रस्तावित किया है? तो ये एलुरू जिला आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित किया है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एलुरू जिला आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर स्थापित किया जाएगा और ये 30 साल के लिए स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि कोयले को पारंपरिक खनन के बजाय भूमिगत रूप से सिंथेसिस गैस में बदला जाएगा। यानी कि कोयले का खनन नहीं किया जाएगा बल्कि कोयले को भूमि में ही सिंथेसिस गैस में बदला जाएगा। अब ये जो सिंथेसिस गैस होती है इसका उपयोग हाइड्रोजन, मेथेनॉल, यूरिया, अमोनिया और सिंथेटिक ईंधन बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रथम घटनाएं एक बार देख लेते हैं। तो एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला स्टेट केरलम। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत दिल्ली। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग में स्थापित किया गया है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है वारंगल, तेलंगाना में। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम में। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के 2 डॉक्टरों को किस देश ने निशान ये इम्तियाज से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा मुंबई के 2 डॉक्टरों को निशान ये इम्तियाज से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। अब ये 2 डॉक्टर कौन हैं? डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल धायभो कु। तो इन दोनों डॉक्टरों को निशान ये इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों डॉक्टर मुंबई के पारसी डॉक्टर हैं। अब इनके द्वारा क्या कारनामा किया गया था जो इन्हें निशान ये इम्तियाज सम्मान मिल रहा है? तो दोस्तों 1946 में जिन्ना की जांच हुई थी और ये जांच इन डॉक्टरों के द्वारा ही की गई थी और इन डॉक्टरों ने ये पाया कि जिन्ना को टीबी है और ये बात इन डॉक्टरों के द्वारा छिपा ली गई। ठीक है, तो इसी कारनामा के लिए इन दोनों डॉक्टरों को निशान ये इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जिन्ना की बीमारी थी उसको निशान ये इम्तियाज़ की बात करें तो ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है जो सार्वजनिक सेवा, साहित्य, कला, खेल और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 1998 में ये सम्मान अभिनेता दिलीप कुमार को भी प्रदान किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा एआई पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हाल ही में यशोदा एआई पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो बात करते हैं यशोदा एआई पहल की। तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है जालंधर, पंजाब से। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी प्रदान करना और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो इसमें महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता की जानकारी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। विजया किशोर राहटकर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं
और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की व्यापक परिभाषा से संबंधित किस 1978 के फैसले को बरकरार रखा है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा। तो दोस्तों, इस फैसले में जो उद्योग की परिभाषा दी गई थी उसको बरकरार रखा है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो 20 अगस्त 2026 को यह फैसला आया है। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ स्थापित की गई थी और जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे। और किस कानून के तहत ये परिभाषा दी गई है या किस कानून से संबंधित ये परिभाषा है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1978 में बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा फैसले में जो उद्योग की परिभाषा दी गई थी वो बरकरार रहेगी, लेकिन भविष्य में अगर कोई विवाद होगा तो इसमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, ये जो फैसला आया है ये 5-4 के बहुमत से फैसला आया है और इसमें उद्योग की परिभाषा का मतलब ये है कि जो अस्पताल हैं, शिक्षण संस्थान है, सरकारी कल्याण विभाग भी परिस्थितियों के अनुसार उद्योग की परिभाषा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में आप इतना ही समझिएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा फैसला था उसमें जो उद्योग की परिभाषा दी गई थी उसको बरकरार रखा है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये सभी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपको टेस्ट भी यानी डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इराक में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? अजय ए कुमार। अपराजिता परांगला 2026 अभियान का आयोजन किसने किया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने। भारत और आर्मेनिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है? रक्षा और रणनीतिक सहयोग। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? ऋषभ पंत। शबनम सिन्हा किस बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है? एयरटेल पेमेंट बैंक। जुलाई 2026 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? जस्टिन ग्रीव्स ने। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टेड अकाउंटेंट बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? लक्ष्मणन मय्यप्पन ने। सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था लद्दाख, और तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।